हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग प्री मिडवल हिस्ट्री से जो जहाँ से कहा जाता है कि लगभग ये प्री मिडवल हिस्ट्री का अंतिम चरण है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये जो टाइम पीरियड है ये इसमें हमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो भारत में मुस्लिम आक्रमण का दौर दौर शुरू होता है, ये जो है ये कहीं ना कहीं भारत की स्थिति, इसकी सत्ता और हर चीज़ों को देखेंगे पूरी तरह से बदल देती है। ठीक है, तो आज हम लोग भारत में मुस्लिम आक्रमण के ऊपर बात करेंगे और ये हमारे पूर्व मध्यकाल में आता है। इसमें हम लोग बात करेंगे अरब मुस्लिम आक्रमण, यानी कि अरबों ने जो मुस्लिम अरब जो थे वो आक्रमण किए और तुर्की ने जो आक्रमण किए उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा जो है कि क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो मध्यकाल को समझने के लिए आपको पूर्व मध्यकाल का ये जो टॉपिक है आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम आक्रमण है इसने नींव रखी है मध्यकाल की, जो 1206 से हम लोग पढ़ते हैं, 1206 से 1526 और 1526 1707 का इतिहास, और कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं कहे तो 1857 तक का इतिहास। तो वो सारी जो न्यू है, जो इस बड़े से साम्राज्य को, हिंदू साम्राज्य को एक मुस्लिम सत्ता काफी इतने लंबे समय तक शासन करती है, इसकी न्यू कहीं ना कहीं यहीं से पढ़नी स्टार्ट हुई है और इसको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं समझेंगे तो उसको उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक, तो अरब आक्रमण पे बात करेंगे हम लोग, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे जिन्होंने 712 पे सिंध पे आक्रमण किया था। वही तुर्की में बात करें तो गजनवी, गोरी, और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे हम लोग जो बात कर चुके हैं पहले, उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि ये जो भारत का क्षेत्र है ये कैसे, देखेंगे ये क्षेत्र धीरे धीरे भारत के पूरे क्षेत्र पे शासन करने लगता है। इधर से आए लोग जो है कि कैसे इस फली फूली सोने की चिड़िया जैसी कहे जाने वाले भारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में करते हैं। और मुस्लिम आक्रमण के बाद हम लोग अंग्रेजों को देखेंगे कि इस भारत पे कैसे हिंदू सत्ता को समाप्त करके आगे मुस्लिम आए, और मुस्लिम के बाद कैसे अंग्रेज जो है कि पूरी तरह से अपने हाथों में भारत को जकड़ लेते हैं। ठीक, तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप इसको पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप पूरे मध्यकाल को, अगर आपको पूरे मध्यकाल पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करिए। आपको मैं गारंटी देके कह सकती हूँ आपको पूरे मध्यकाल काफी अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा, और एक सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे तो सारी चीजें एकदम आपको क्रोनोलॉजी में बैठती चलेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक खाका है जिससे आप समझ सके। तो अगर हम भारत में मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले हम किस आक्रमण की बात करें, तो सबसे पहले अरब आक्रमण की बात करेंगे। सबसे पहले अरबों ने भारत पे आक्रमण किया था, और अरबों में मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, 712 बार। इससे पहले दो लोगों ने आक्रमण किया था, दो और जो है कि लोग आक्रमण करने आए, लेकिन वो लोग क्या रहे, उन दोनों का जो आक्रमण था वो असफल रहा था, असफल, इसलिए उनको गिना नहीं जाता है। तो जो सफल पहला आक्रमण था, पहला सफल आक्रमण वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पे किया था। ठीक है, सिंध पे उस समय जो शासक था वो था राजा दाहिर, दाहिर था। ठीक है, इससे रावर का युद्ध, इसके साथ रावर का युद्ध हुआ था, तो इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ आक्रमण पूछे, कभी कभी दे देता है दूसरे नाम भी होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सफल आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। इससे पहले भी दो आक्रमण हो चुके थे लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तुर्क जो है कि बहुत ज्यादा भारत पे आक्रमण करने लगते हैं, और तुर्कों के आक्रमण में गजनवी है जो 1000 में आता है, उसके बाद गोरी है 1175 में, और गोरी के बाद ही देखेंगे जो गोरी साम्राज्य विस्तार करता है, भारत को लूटता है, और उसके बाद अपने सूबेदार को, अपने इक्तदारों को, अपने जो है कि गुलामों को यहाँ पे छोड़ जाता है शासन को संभालने के लिए, और दिल्ली सल्तनत जैसे एक बड़े साम्राज्य की भारत में स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं पहले अरब आक्रमण के ऊपर। ठीक है, ये अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर बात करते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबके ऊपर जानते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो आपको इनका दिख रहा होगा, ये साहब है मोहम्मद बिन कासिम, और इन्होंने भारत पे पहला आक्रमण किया था, अरब आक्रमण, जो कि सफल था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, सिंध के राजा दाहिर के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? रेवार का युद्ध या फिर रावर का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ हुआ था? सिंध के राजा दाहिर के साथ रेवार या फिर रावर का युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी हमें चचनामा, ठीक है, सिंध पर अरबों के हमले का वृत्तांत है इसमें, और इसका लेखक क्या है? अज्ञात है। इसका लेखक के बारे में पता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो है कि कहा जाता है कि अज्ञात है। कोई इसको अली अहमद की भी कहता है, लेकिन ज्यादा अज्ञात मानते हैं इसको। कोई कहता है कि इसकी जो जानकारी है वो अली अहमद ने लिखा है। ठीक है, अली अहमद भी माना जाता है और अज्ञात भी माना जाता है, तो इसमें थोड़ा डिबेट है। ठीक है, तो याद रखिएगा
ये सिंध के राजा दाहिर के साथ सबसे पहला आक्रमण हुआ था, युद्ध करता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो देखेंगे धन को लूटना होता है, बहुत ज़्यादा धन लूटना और अपने आप को वहाँ पे ले जाके अपने देश में इसको स्थापित करना। इस्लाम का प्रचार-प्रसार होता है और जो तत्कालिक कारक है जो बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा कि जो तात्कालिक कारण था वो हम लोग देखेंगे कि इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं, ठीक। सिंध के देवल में क्या करते हैं कि वो लोग लूट लेते हैं और फिर इसकी जो है कि जब ज़ाहिर को इसकी जानकारी होती है तो वो कोई भी इससे एक्शन नहीं लेता है और इस पे जो है कि हज्जाज गुस्सा होता है और फिर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। इसका जो रीजन होता है मेनली समुद्री लुटेरे इसके कारण होते हैं और ये पूछता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तात्कालिक कारण है, ठीक। इसका जो अरब आक्रमण देखेंगे, इसका कोई उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करने का, साम्राज्य स्थापित करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। दूसरा देखेंगे 713 में, दूसरा 713 में करता है मुल्तान, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आक्रमण इसका मुल्तान पे होता है जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं 713 ईस्वी में और इसकी जानकारी हमें अली अहमद की चचनामा से मिलता है, ठीक है। अली अहमद की चचनामा देखिए से मिलता है। चलिए यहाँ पे कहीं-कहीं अली अहमद इसके इतिहासकार दिए हैं कि अली अहमद ने लिखा और कहीं-कहीं इसको अज्ञात दिया गया है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार ने इसके इतिहासकार को जो है कि अज्ञात माना है और कहीं-कहीं हमें अली अहमद भी मिलता है कि अली अहमद ने चचनामा लिखा है जिसे हम देखेंगे सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसे सिंध के इतिहास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ देखेंगे जब अरब आक्रमण एक मुस्लिम जो है कि आक्रमणकारियों का भारत पर जो है कि भारत जैसे एक हिंदू साम्राज्य पर जब खतरा मिलता है, आक्रमण होता है तो उसमें क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या-क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो पहला हम लोग देखेंगे द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया, ठीक है। हमें जो है कि भारत में इस्लाम का जो है कि उदय देखने को मिलता है। यहीं से हम लोग देखेंगे भारत में इस्लाम की शुरुआत होने लगती है, इस्लाम धर्म का उदय होने लगता है। दूसरा देखेंगे जो अरब संस्कृति होते हैं, कल्चर होते हैं, ज्ञान होते हैं, विज्ञान होते हैं, साइंस, सारी चीज़ें देखेंगे आदान-प्रदान होने लगती हैं। भारत की चीज़ों से अरब सीखता है और अरब की चीज़ों को जो है कि भारत कुछ ना कुछ चीज़ों को अपनाने लगते हैं। फिर दूसरा देखेंगे ऊँट पालने की प्रथा जो है कि ये भी देखेंगे भारत पे इसका प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा ऊँट पालने की प्रथा। दूसरा खजूर की खेती भी अरबों से हम लोग सीखते हैं, डेट फार्मिंग ये भी हमें अरब से सीखने को मिलता है। दिरहम नामक मुद्रा यानी कि करेंसी भी ये हमें अरब से सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। जजिया जो कर होता है, जजिया नामक कर जिसे गैर मुस्लिम कर कहते हैं, ये भी हमें भारत में पहली बार देखने को मिलता है इस अरब आक्रमण से, ठीक। उसके बाद देखें दशमलव प्रणाली, अल ख्वारिज्म, अरब और अबेलाड और यूरोप, मतलब जो दशमलव प्रणाली है जिसे किसने किया था, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट याद रखिएगा। दसवां पारा की खोज जो भारत से आर्यभट्ट ने खोजा था उसको देखेंगे अल ख्वारिज्म और अल ख्वारिज्म जो है कि इसे अरब ले जाता है, अरब से ये अबेलाड जाता है और अबेलाड से देखेंगे यूरोपीय देशों में ये जाता है। तो जो हमारी चीज़ें होती हैं, हमारे ज्ञान होता है उसका भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा देखेंगे जो मानसून शब्द है, मानचित्र कला है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है अरब से, ठीक है, याद रखिएगा। मानसून हिप्पालस ने किया था, मानसून हवाओं की खोज किसने किया था, हिप्पालस ने खोजा था मानसून हवाओं की खोज, याद रखिएगा। ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है अरब से हमें ये जानकारी मिलती है। दूसरा देखेंगे जो साहित्य है जिसमें देखेंगे आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता जो चरक ने लिखा है, सुश्रुत संहिता जो गुप्त काल का है, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा लिखे हैं और बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ये सबका अरबी में अनुवाद किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ से हम देखेंगे भारत के ज्ञान को, साहित्य को अरब समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनुवाद करते हैं और उसे समझते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे अज फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खात का अरबी में अनुवाद किया था। यानी हमारे भारतीय ग्रंथों, पुराणों, साहित्यों, कथाओं, नाटकों को समझने की कोशिश किया जाती है अरबों के द्वारा, ठीक। ये फेमस कोट है कि अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। जो अरब विज्ञान था वो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय था, इंटरनेशनल था। ऐसा कोर्स हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख इतिहासकार सतीश चंद्र का कहना है पूर्व मध्यकाल पे, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इफेक्ट। दूसरा अब हम लोग देखें तुर्क आक्रमण की बात करें, अब हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमण, ठीक है। महमूद गजनवी, ये है महमूद गजनवी। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के ऊपर, ये तुर्क आक्रमण उसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे आगे हम लोग गजनवी साम्राज्य के ऊपर बात करेंगे तो 932 एडी, 932 एडी में देखेंगे
अल्तगीन नामक तुर्क सरकार द्वारा गजनी साम्राज्य की स्थापना होती है। गजनी में गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? अल्तगीन 932 में, जिसकी राजधानी क्या होती है? गजनी, अफगानिस्तान। ये भी कहाँ लोकेटेड है? अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में लोकेटेड है, याद रखिएगा। 977 एडी में देखते हैं, जो दामाद हुआ गुलाम दोनों था इसका, उसका सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के जो शासक था जयपाल, इसका हम लोग पूर्व मध्यकाल पे भी जिक्र कर चुके हैं, जयपाल पर आक्रमण करता है। कौन? सुबुक्तगीन। कब? 977 ईस्वी में। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम होता है। कौन? फर्स्ट तुर्की मुस्लिम टू अटैक इंडिया इज सुबुक्तगीन, ठीक है। सुबुक्तगीन पहला तुर्की होता है जो कि भारत पे आक्रमण करता है। और किस पे? हिंदू शाही के शासक जयपाल पे, जयपाल पे ये आक्रमण करता है, ठीक। दूसरा अगर देखें तो 998 में क्या होता है कि जो सुबुक्तगीन का पुत्र होता है, किसका पुत्र होता है? पुत्र महमूद गजनवी, ठीक है। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी जो है कि शासक बनता है। अब याद, यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे शासक बनता है गजनवी, जो सुबुक्तगीन का पुत्र होता है। इसकी उपाधियां होती है बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह, ठीक है। इसको जो उपाधियां होती हैं वो देता है यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्लाह और सुल्तान, ठीक है। प्रथम ऐसा होता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये सारी उपाधियां धारण करता है। दूसरी गाजी की उपाधि धारण करता है, बुद्ध सिकन की उपाधि धारण करता है। बुद्ध सिकन यानी मूर्ति भंजक, जिसमें देखेंगे हर्ष को भी कहा गया है, ठीक है। हर्ष को, सिकंदर को, इन सबको क्या कहा गया है? बुद्ध सिकन, मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, इन्हें कहा गया, ठीक है। भारतीय मंदिरों को आके बहुत सारे मंदिरों को ये तोड़ता है, लूटपाट मचाता है। यही गजनवी सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड है, इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, गजनवी कहा जाता है कि इसने कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। और किसने कहा है? तो इतिहासकार हेनरी इलियट ने कहा है कि गजनवी जो है कि भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या था? धन प्राप्ति, इस्लाम का प्रचार प्रसार और मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार, ठीक है। मध्य एशिया में इसका साम्राज्य विस्तार होता है ना कि भारत में, याद रखिएगा, इसका भी यही चीजें होता है। दूसरी चीजें देखें तो इसके जो प्रमुख आक्रमण है, तो पहला तो ये खैबर दर्रे का प्रयोग किया, ठीक है। भारत में अधिकांश आक्रमण जो हुए थे वो किससे हुए थे? खैबर दर्रे से हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दायरा। जो सिकंदर था वो भी इसी दर्रे का यूज किया था, सिकंदर इसी दर्रे का यूज करके भारत में आया था। दूसरा देखेंगे, पहला जो इसने आक्रमण किया था वो 1000 में किया था। कब? 1000 में किया था, हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर, पेशावर व अन्य इलाकों पर। दूसरा देखेंगे 1001 में किया था, हिंदू शाही राजा जयपाल पे, जहाँ इसका पिता भी किया था, जिसकी राजधानी क्या थी? वह हिंद उद्भानपुर पेशावर। इससे यही पूछता है, ठीक है। हिंदू शाही राज्य की राजधानी और शासक जब गजनवी आक्रमण करता था कौन था, ठीक। ये क्या होता है? हार जाता है और ये आत्महत्या कर लेता है और इसका बेटा आनंदपाल शासक बनता है। तो याद रखिएगा, पूछता है कि गजनवी के आक्रमण से कौन सा ऐसा शासक था, हिंदू शाही शासक, जो कि हारता है और आत्महत्या कर लेता है? तो वो जयपाल था, ठीक है, 1001। फिर देखेंगे जो इसका अगला आक्रमण होता है 1014 होता है, और थानेश्वर यानी कि हरियाणा क्षेत्र पे ये चंद्र स्वामी मंदिर, जो कृष्ण का मंदिर होता है, उस पे करता है और लूटपाट मचाता है। फिर देखेंगे अगला आक्रमण 1018 में होता है, और ये गंगा घाटी यानी कि कन्नौज मथुरा के क्षेत्र पर ये प्रथम मुस्लिम होता है जो कि यहाँ पे आक्रमण करता है। और शासक कौन होता है? गुर्जर प्रतिहार राजा जयपाल होता है उस टाइम शासक, और हर जगह ये लूटपाट कत्लेआम मचाता है, ठीक है। अगला आक्रमण जो महत्वपूर्ण है वो 1019 और 20 में कलिंजर अभियान करता है, और वहां पे चंदेल शासक विद्याधर होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन होता है? चंदेल शासक विद्याधर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16वां इसका आक्रमण 1025 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका 16वां आक्रमण होता है, पूछता है कि जब गजनवी सोमनाथ पे आक्रमण करता है तो उसका कौन सा आक्रमण होता है? तो 16वां होता है। इसने कुल 17 बार आक्रमण किए हैं, और 16वां आक्रमण ये सोमनाथ मंदिर पे करता है, जो कि गुजरात में है, शिव जी का मंदिर है, ठीक है। उसमें शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम होता है, और ये बिना मुकाबला किए भाग जाता है। और यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी पर जाटों ने इसको, इसी आक्रमण के बाद देखेंगे सिंधु नदी पे जाटों ने इसको लूटा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा और बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाया, बहुत ज्यादा लूटपाट की थी, बहुत सारा धन अपने साथ ले गया था। इसका 16वां आक्रमण ही 1027 में है, मुल्तान के पास जो है कि खोखरो और जाटों के विरुद्ध इसका जो है कि अभियान हुआ था, ठीक है। मुल्तान के पास जब वापस जा रहा था तो खोखरे से इसका अभियान हुआ था, विरुद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, और 1030 में इसकी मृत्यु हमें देखने को मिलती है महमूद गजनवी की, ठीक है। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण जो भारत में इसके आक्रमण थे, इसे हमें देखने को मिला।
चलिए, अगली बात करें जो महमूद गजनवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाते हैं, तो उसमें देखेंगे इसकी सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति था। ये मुस्लिम था लेकिन इसकी सेना में हमें तिलक नामक हिंदू सेनापति देखने को मिलता है। दूसरा देखेंगे संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ इसने चांदी के सिक्के जिसे दिरहम कहा जाता था वो चलाए थे इसने, ठीक है। दिरहम क्या था? चांदी का सिक्का था, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे अलबरूनी, ठीक। अलबरूनी जिन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की है तहकीके हिंद और भारत के ऊपर है, बहुत अच्छी रचना जिन्होंने भारत के ऊपर किया है। और पहला ऐसा जो है कि ये गजनवी के साथ ही भारत आया था और पहला ऐसा जो मुस्लिम था जिसने पुराणों, उपनिषदों और हमारे भारतीय ग्रंथों को जो है कि पढ़ा और उसके बारे में जानने की कोशिश की थी, ठीक। तो ये अरबी में है इनकी रचना। दूसरा है फिरदौसी, इनकी रचना शाहनामा है जो कि बहुत फारसी ग्रंथ है। इसी में देखिए अलबन जो बलबन है, बलबनी वंश का, अपने को अफरासियाब वंश का मानता है, ठीक है। इसकी भी एक अलग ही कहानी है शाहनामा की, ठीक। इसे पूर्व का होमर भी कहते हैं, फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं। और इसने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, ठीक है। भारत के कश्मीर को इसने पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। दूसरा है उत्बी, ठीक है, ये दरबारी इतिहासकार था गजनी का और इसने तारीख यामनी लिखा है जो कि अरबी में है, ठीक है। तारीख यामनी लिखा है जो कि अरबी में है। चौथा बैहाकी जो कि तारीख सुप्तगीन लिखा है इसके पिता के नाम पर, इसे पूर्व का पेप्स कहते हैं। ये सारे आपके PYQ रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गोरी के ऊपर, दूसरे तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के आक्रमण के ऊपर। और ये साहब देखेंगे पूरे भारत के नक्शे को, पूरे भारत के साम्राज्य को ही धीरे धीरे बदल देते हैं। और यहीं से देखेंगे एक हिंदू साम्राज्य की, एक हिंदू अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान का भी इन्हीं के टाइम पीरियड में खात्मा हो जाता है और समाप्त हो जाता है। और धीरे धीरे मुस्लिम जो है कि शासन पांव अपने जमा लेता है भारत में। इनकी जो महत्वपूर्ण बात करें तो 1173 में देखेंगे जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी हैं, जिन्हें मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम कभी कभी ये भी नाम देता है, ये गजनी का शासक बनता है, ये गजनी का शासक बनता है। और 1175 में देखेंगे खैबर और गोमल दर्रे से भारत यानी कि मुल्तान पर पहला आक्रमण ये करता है, ठीक। मुल्तान पे ये पहला आक्रमण करता है। रीजन क्या होता है? धन की प्राप्ति और साम्राज्यवाद, ठीक है। इसका रीजन होता है धन की प्राप्ति और साम्राज्य विस्तार करना, ठीक। मेजर आक्रमण बात करें, ज्यादातर महत्वपूर्ण आक्रमण, तो पहला 1175 में देखेंगे मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है और दूसरा देखेंगे करमातियों को हराकर मुल्तान पर ये कब्जा कर लेता है। दूसरा आक्रमण देखेंगे 1178 में करता है, गुजरात यानी कि पाटन पर आक्रमण करता है। और चालुक्य राजा भीम द्वितीय, इसकी संरक्षिका होती है इनकी माँ नायका देवी इस टाइम, ठीक है। इनके साथ इनका मुकाबला होता है। और दूसरा देखेंगे माउंट आबू के पास गोरी की पराजय भारत के प्रथम राज्य द्वारा पराजय होती है, यानी कि भीम द्वितीय जिसकी संरक्षिका नायिका देवी होती है, इनके मंत्री ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। और ये देखेंगे गोरी को पहली बार कोई हराता है भारत के किसी राजा, तो वो भीम द्वितीय है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मेजर आक्रमण तो बहुत ज्यादा पूछता है जिसने मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो है 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 का चंदावर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय के साथ और गोरी के साथ, ये भी उन्हीं के साथ होता है। इसमें देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो जाती है तो इसमें उनकी हार हो जाती है और यहीं से देखेंगे कहीं ना कहीं हिंदू साम्राज्य का खात्मा हो जाता है, ठीक। तृतीय की विजय होती है और सेनापति कौन होता है? स्कंद होता है, ठीक। इसमें देखेंगे इसमें पराजय होती है और यही देखेंगे कहीं ना कहीं अंतिम हिंदू साम्राज्य शासक होते हैं जिनकी हार से एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। और दूसरा है चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में गढ़वाल शासक जयचंद के साथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी पराजय हो जाती है, ठीक। गोरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है मुस्लिम होते हुए भी। चलिए पृथ्वीराज चौहान की बात आ गई तो थोड़ा सा इनके ऊपर जान लेते हैं। वैसे तो हम लोग चौहान वंश में बात की है, तो एक बार लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा पूर्व मध्यकाल में, थोड़ी सी यहाँ पे बात कर ले। इनको राय पिथौरा भी नाम से जानते हैं, इनका मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय था। और दिल्ली के संस्थापक जो दिल्ली की स्थापना करते हैं जिसे ढिल्लिका नाम से भी जानते हैं, अनंगपाल, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की, अनंगपाल ये इनके नाना थे, तोमर वंश के थे, ठीक। इनको दिल्ली व अजमेर मिला, अपने नाना से इन्हें दिल्ली व अजमेर का क्षेत्र मिलता है। चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया, वह सेनापति आला व उदल की मृत्यु देखने को मिलती है, ठीक है।
दूसरा देखेंगे इनके जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, इससे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलता है। लक्ष्मण सेठ के दरबार में जो सेन वंश के शासक थे, दरबार में रहने वाले जयदेव की गीत गोविंद की रचना की है, और इससे भी हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है, और इसकी जो है कि इनके बारे में हमें जानने का भी सोर्स मिलता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे 1203। ठीक है, 1203 में ऐबक जो होता है, जो कलिंजर अभियान करता है, और ये होता है गोरी का गुलाम होता है। ये क्या करता है, चंदेल शासक परमर्दी देव को हराता है, ठीक, और वहां के कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लेता है। 15 मार्च 1206 को देखेंगे खोखर सरदार द्वारा क्या होता है, गोरी की हत्या हो जाती है। ठीक, खोखरों ने गोरी की हत्या कर देते 1206 में, और इस तरह से भारत में हमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना गोरी की मृत्यु के बाद देखेंगे। ऐबक दिल्ली की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, जो पहले लाहौर का सूबेदार था। लाहौर की सूबेदारी और उधर के क्षेत्र गोरी से सौंपता है, और यहीं पे वो अपने आप को जो है कि उसके अधीन, गोरी के अधीन दास के रूप में शासन करने लगता है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक, दूसरी चीजों पे देखें तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति इसने उत्कीर्ण कराए थे, किसने, गोरी, और ये बहुत बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। इसने पृथ्वीराज व गोरी नाम के सिक्के देखने को मिलते हैं, और उत्तर भारत में इक्ता या फिर अक्ता प्रणाली भी हमें गोरी का देखने को मिलता है। जो इक्ता प्रणाली का जन्म है, जो इक्ता प्रणाली जिसे इल्तुतमिश ने काफी अच्छे तरीके से लाया दिल्ली सल्तनत में, वो पहली बार कोई भारत में लाया तो वो गोरी था। ठीक, इसके 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर और दिल्ली पे शासन कर रहा था, यलदौज गजनी, कुबाचा सिंध व कच्छ व सिंध, और बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार। ठीक, ये 4 थे, और देखेंगे गोरी की मृत्यु के बाद इनके बीच संघर्ष देखने को भी मिलता है। तराइन का तृतीय युद्ध भी होता है, बहुत सारी चीजें, बख्तियार द्वारा नालंदा को नष्ट भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा है, वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करें इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी के बारे में, तो आपको हमने बताया कि 1200 से 1204 के बीच में इसकी कहानी है। बंगाल बिहार पे आक्रमण करता है, उस समय शासक सेन वंश का लक्ष्मण सेन होता है, और नालंदा और विक्रमशिला को ये तहस नहस कर देता है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी को इसने पूरी तबाह कर दी और जला के राख कर दिया था। लखनौती को ये राजधानी बनाता है, वहां के शासक को हराकर, और देखेंगे गलती से ये क्या करता है, असम के महाराज पर भी हमला करता है। ठीक है, ये सारी चीजें बख्तियारुद्दीन खिलजी के ऊपर थी। दूसरा देखेंगे उस टाइम के कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटी, मेजर यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहला है तक्षशिला, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में है, और विश्व का पहला यूनिवर्सिटी है ये। 700 से 800 BC में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और कौटिल्य, पाणिनि, प्रसेनजीत ये सभी इसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ये आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र था, और ग्रैंड ट्रंक रोड भी जो है, जो काफ़ी लंबा है, इस यहाँ से देखेंगे कहीं ना कहीं बिलोंग होती है। 1980 में इसे यूनेस्को में जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित कर दिया गया है। ये नालंदा वर्तमान बिहार राजगृह में स्थित है, और वर्तमान भारत का भी ये प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 413 में की थी, और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। तीसरी बात करें विक्रमशिला, जो कि वर्तमान बिहार भागलपुर में है, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने 1783 से 820 में की थी, और बख्तियार खिलजी द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था 1193 AD में। ठीक, दूसरा देखेंगे वल्लभी, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, और प्रशासनिक शिक्षा केंद्र था ये, और चीनी यात्री सिंह भी यहाँ पे गया था, और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 यूनिवर्सिटी, और ये दिल्ली सल्तनत में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे ये अरब के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसमें 5 वंशों ने शासन किया है, जिसमें गुलाम, जिसे मामलुक और इलबारी तुर्क भी कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश है, जिनके संस्थापक देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां और बहलोल लोदी हैं, जिन्होंने 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 14 से 1451 और 1451 से 1526 तक शासन करते हैं, यानी कि 1206 तक 1526, 320 वर्षों का कुल इन्हें शासन देखने को मिलता है। ठीक है, अरब आक्रमण के बाद, तो इसको हमने काफी डिटेल से पढ़ाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मिडवल हिस्ट्री के। आशा करते हैं कि आपको जो है कि ये जो अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण थे वो काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो मिलती रहे। बने रहिए BHU वाले के साथ। धन्यवाद।